हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 21 में लघुत्तरीय प्रश्नों के इस प्रथम प्रश्न पत्र की सीरीज में 63 नंबर तक पढ़ा था, जिस पे आदर्शवाद के अनुसार सिलेबस देखा था क्या होना चाहिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो भी नेक्स्ट प्रश्न होगा लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल पर जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार चैनल पर हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग ऐड हो सकते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले के सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो लॉर्ड मैकाले के सिद्धांत के बारे में, तो लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था, निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वे सभी भारतवासियों को शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे, वे इसे धन की बर्बादी समझते थे। उसका कथन था, जनमानस में शिक्षा उच्च वर्ग से छन कर निम्न वर्ग तक पहुँचे, बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी व विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों का सिंचन करे। यानी कि लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा था शिक्षा के बारे में, उसने कहा था निस्यंदन का सिद्धांत, पहली बात उसके सिद्धांत का नाम है, और उसने कहा था कि जो भी उच्च वर्ग हैं उनको ही शिक्षित किया जाए, जो निम्न वर्ग के लोग हैं भारत में उस समय उनको शिक्षित नहीं किया जाए। जब उच्च वर्ग शिक्षित होंगे तो इनका ज्ञान धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेगा। जिस प्रकार शिक्षा क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, और नीचे बहते हुए क्या चौड़ियों, जिस प्रकार क्या होती है पर्वतों पर से नदियाँ निकलती हैं और तराई क्षेत्रों में धरातल पर आते थे चौड़ी और विशाल हो जाती हैं। तो इनका सिद्धांत क्या था, इसी से रिलेटेड था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 65, वुड ने अपने घोषणा पत्र में किन बातों पर प्रकाश डाला था, अथवा ये 2 नंबर का आता है, वुड के घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या थी। तो विलियम चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र था शिक्षा के बारे में, क्या बातें थी, पढ़ाई बताना है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की शैक्षिक स्थिति को सुलझाने का कार्य चार्ल्स वुड ने किया था। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, शिक्षा के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको सुलझाने का काम विलियम चार्ल्स वुड ने किया था। सन 1854 में आपको पता है, जब 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, वर्चस्व था भारतीय शासन में। तो सन 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC हो जाएगा। 1854 में क्या था, एक संस्था था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शिक्षा या शैक्षिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर शिक्षा नीति को बनाया था। तो चार्ल्स वुड ने 1854 में क्या बनाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में के माध्यम से भारतीय के जो शिक्षा होंगे किस प्रकार होंगे उनके बारे में क्या रूपरेखा ड्राफ्टिंग किया था, अपने नवीन लक्ष्यों के कारण ही। ठीक है, विलियम चार्ल्स वुड क्या था, वो बहुत नवीन आइडिया वाला था। तो नवीन लक्ष्यों के कारण ही इसे शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो विलियम चार्ल्स वुड का शिक्षा मैग्ना कार्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें क्या थी, नई नई विचारधाराएं थी, नए नए आइडियाज थे, नए नए आइडियाज थे और नए नई विचारधाराएं थी। इसीलिए विलियम चार्ल्स वुड का जो है, विलियम चार्ल्स वुड के शिक्षा नीति को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1854 में बना था, और ये किससे रिलेटेड है, वुड के घोषणा पत्र। तो देखिए अब ये तो हो गया थोड़ा सा वुड के घोषणा पत्र के बारे में कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी है। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे, वुड के घोषणा पत्र की मुख्य बातें। तो विलियम चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र की मुख्य बातें देखते हैं। आपको पता है 1947 से पहले जब भारत पे अंग्रेजों का वर्चस्व ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे खेती और कंपनियों पे और सत्ता पे सरकार, ये अंग्रेजों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और ये सरकार में इन्हीं का पावर था। ठीक है,
तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। तो विलियम चार्ल्स वुड का क्या मतलब था कि अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर को और पाश्चात्य ज्ञान, ठीक है, जो भी क्रिश्चियन या ईसाइयत है उसके बारे में पाश्चात्य ज्ञान, पश्चिमी देशों के प्रचार प्रसार में करना। उन्होंने कहा कि शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए, यानी कि अंग्रेजी पढ़ाना है तो बच्चों को उनकी मातृभाषा या देसी भाषा में पढ़ाया जाए, यानी कि देसी भाषा के माध्यम जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, के से क, ए से अ, ठीक है, डबल ए से आ, तो ऐसे ही इसको क्या देसी भाषा, ये तो हम लोग का ये हिंदी भाषा है, ठीक है, तो देसी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ाया जाए, यही विलियम चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में कहा गया था। और अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान के बारे में उन्होंने क्या किया था, जोड़ दिया था। क्योंकि वो ये क्यों जोड़ दे रहे हैं अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान का, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य कार्य क्या था कि भारत को गुलाम बनाना, ठीक है, भारत को ये सब क्या चाहते थे, गुलाम बनाए रखें और अपना सत्ता और सरकार गठन करके इसको कैसे संचालित किया जाए पूरे देश में। तो इसीलिए ये क्या कर रहे थे, अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ताकि लोगों को लगे कि ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन शिक्षा देने का इनके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था कि भारतीयों पर राज करना और यहाँ की सारी संस्थाओं पर कब्जा करना, जो उन्होंने किया भी था। उनका मत था कि पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति को भी आवश्यक स्थान दिया जाए, ठीक है। ये क्या चाहते थे कि भारतीय साहित्य भी पढ़ाया जाए और भारतीय कल्चर के बारे में भी बताया जाए। नेक्स्ट, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था को उन्होंने आवश्यक माना था। शिक्षकों की व्यवस्था के प्रशिक्षण के लिए क्या माना था, आवश्यक माना था। विद्यालयी प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए था, यानी कि टीचरों का ट्रेनिंग और विद्यालय प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए था। जन शिक्षा की स्थापना पर उन्होंने बल दिया था, लोगों की शिक्षा की स्थापना पर क्या दिया था, बल दिया था। उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय स्थापित हों, ये ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए क्या यूनिवर्सिटी बनाया जाए। व्यावसायिक स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है, यानी कि स्त्रियां भी क्या हों, व्यावसायिक शिक्षा में आगे आए। उन्होंने क्या किया था, बढ़ावा दिया था वुड साहब ने। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा है नवीन लक्ष्यों की वजह से, और स्वतंत्रता के पूर्व जो भी शैक्षिक नीति था उसको सुलझाया विलियम चार्ल्स वुड ने 1854 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का यही था, क्या था, प्रधान था, मेन मुखिया यही था, विलियम चार्ल्स वुड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 क्या है, गोखले विधेयक की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 66 क्या है, गोखले विधेयक की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो गोखले विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं। तो गोखले ने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने क्या किया था, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने पर बल दिया था। अल्पमासिक आय वाले माता पिता के बच्चों से शुल्क न लिया जाए, यानी कि जो गोखले विधेयक था वो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना चाह रहा था, वो विधेयक, और जो कम आय वाले हैं, जिनके पास कम आय के साधन है, कम पैसा कमाते हैं महीने का, उनको बच्चों से शुल्क न लिया जाए विद्यालय में। स्थानीय संस्थाएं ही प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन करें। जो भी स्थानीय संस्थाएं हैं वो क्या है, प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन करें। शिक्षा व्यवस्था पहले बालक फिर बालिकाओं के लिए हो। शिक्षा व्यवस्था क्या है, पहले बालक फिर बालिकाओं के लिए हो। स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती है। तो स्थानीय संस्थाएं क्या कर सकती हैं, प्राथमिक शिक्षा के लिए टैक्स लगाएंगे। ये गोखले विधेयक की प्रमुख विशेषताएं थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 67 देखिए। प्रश्न नंबर 67 क्या है, हटार्ग समिति ने शिक्षा व्यवस्था पर किन बातों की अनुशंसा की है, स्पष्ट करें। तो हटार्ग समिति की बात करना है, शिक्षा पे उन्होंने क्या कहा था। तो हटार्ग समिति ने शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बातों की अनुशंसा की है। पहला क्या की है, देश में प्राथमिक शिक्षा पर अब तक कार्य तो हुआ पर संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।
हटारक समिति क्या कहता है, यानी कि देश में जो भी प्राइमरी एजुकेशन है उसके बारे में बहुत सुधार हुए, बहुत प्रयास हुए, लेकिन संतोषजनक सफलता नहीं प्राप्त हुआ प्राथमिक शिक्षा में। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, अपव्यय तथा अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है, यानी कि खर्च और अवरोधन बहुत सारे उसके रुकावट आ रहे थे, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है, अतः इसे दूर किया जाए। प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की होनी चाहिए। हटाग समिति ने क्या कहा था कि प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष होनी चाहिए। पाठ्यक्रम को जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए। ठीक है, पाठ्यक्रम ऐसा ना बनाया जाए कि बस रटने वाला हो, कैसा हो, जीवन के लिए उपयोगी हो, ऐसा पाठ्यक्रम बच्चों का प्राथमिक शिक्षा में बनाया जाए। विद्यालय सत्र तथा अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। ठीक है, विद्यालय सत्र क्या होनी चाहिए, वहाँ पे जो स्थानीय बच्चे हैं किस मौसम में उन्हें कब छुट्टी देना है, ठीक है, स्थानीय क्या आवश्यकताएं हैं, कब बाढ़ कब भूकंप आ जाती हैं, या कैसी वहाँ की प्राकृतिक घटनाएं हैं, उसको देखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं को अनुरूप किया जाए। वहाँ पे विद्यालय का सेशन नया सत्र चलाया जाए या छुट्टी किया जाए। शिक्षकों के वेतन एवं योग्यताओं में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षकों के वेतन में क्या है, योग्यताओं में सुधार, वेतन और योग्यता दोनों में सुधार किया जाए। माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा गुणात्मक होनी चाहिए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा क्या होनी चाहिए, दोनों गुणात्मक रूप में होनी चाहिए। उच्च स्तर पर पुस्तकालय व व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उच्च स्तर पर क्या होनी चाहिए, पुस्तकालय और व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था करें। ये हमारी क्या हो जाएंगी, 8, लगभग 8 लाइन है। तो 8 लाइन में हटारक समिति को वर्णन किया गया है कि अपव्यय और अवरोधन से रोका जाए। देश में प्राथमिक शिक्षा का जो संतोषजनक परिणाम नहीं मिला है, तो विद्यालय सत्र को और छुट्टी बच्चों के स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हो, पाठ्यक्रम जीवन के अनुसार हो, जीवन उपयोगी हो, और कम से कम प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष तक पढ़ाया जाए। शिक्षकों के वेतन और योग्यता में सुधार किया जाए। ये सब चीजें थी हटारक समिति के बारे में। और माध्यमिक और उच्च शिक्षा गुणवत्ता हो, और उच्च स्तर पर पुस्तकालय क्या हो, पुस्तकालय और व्यावसायिक शिक्षा हो, ये हटारक समिति कहता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 68। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय के प्रमुख कार्य बताइए। तो आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय के प्रमुख कार्य क्या है। तो आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला प्रगतिशीलता है, समाज को नैतिक दृष्टि से उन्नति की ओर ले जाना, समाज की विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान करना, समाज की गलत परंपराओं का विरोध तथा समाज सुधार का कार्य करना, समाज की नेतृत्व शक्ति के लिए नागरिकों की निर्माण करना, समाज में भावी स्वरूप का निर्धारण करना। तो ये 6 लाइन हो जाएंगे। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय के क्या कार्य हैं, तो प्रगतिशीलता हो जाएगा, समाज को नैतिक दृष्टिकोण देना, समाज की विभिन्न समस्या और पहलुओं को जांच परख करना, समाज को गलत परंपराओं का विरोध और समाज को सुधारना, ये सब समाज से रिलेटेड है। आदर्शवादी विचारधारा, ये नाम से ही स्पष्ट है, आदर्शवादी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चूंकि 2 नंबर का आता है तो मिनिमम 1 पेज तो लिखना ही पड़ता है प्रश्न के हिसाब से। तो प्रश्न नंबर 69, मनोवैज्ञानिक रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य देखिए, रूसो एक अत्यंत योग्य मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति जीवन जीने योग्य बनाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा बालक में हम कुछ नया नहीं उत्पन्न करते, अपितु मानव संसर्ग के फलस्वरूप उसमें जो कृत्रिमता का समावेश हो जाता है उससे उसकी रक्षा करते हैं। रूसो प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं की कटु आलोचना करते थे। रूसो क्या करते थे, जो भी प्रतिष्ठित समाज था उस टाइम या संस्था था उसका आलोचना करते थे। रूसो प्रकृति को ईश्वरीय सृष्टि मानता है। रूसो क्या मानते हैं, जो भी नेचर है आसपास देख रहे हैं, पेड़ पौधे पर्वत पहाड़, उस प्रकृति को ईश्वरीय सृष्टि मानता है तथा बालक को ईश्वर की सर्वोच्च कृति। रूसो साहब क्या मानते हैं, प्रकृति क्या है, ईश्वरीय सृष्टि है,
और उस ईश्वरीय सृष्टि का सर्वोच्च सबसे अच्छा निर्माण क्या है? बालक है। उनका स्पष्ट मत है कि जब तक बालक अपने प्राकृतिक रूप में रहता है, क्या है? ईश्वर की सर्वोच्च कृति है। उनका स्पष्ट मत है कि जब तक बालक अपने प्राकृतिक रूप में रहता है तब तक वह सद्गुणी, शुभ एवं श्रेष्ठ होता है। परंतु मानव तथा समाज के संपर्क में आकर वह विद्रूप हो जाता है। ठीक है। ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बताता है, किंतु मानव हस्तक्षेप से वह अनिष्टकारी बन जाती है, यानी कि खराब हो जाती है। रूसो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को कृत्रिमता से, यानी कि भौतिक ऐश्वर्य से या वीआईपी कल्चर को बढ़ावा नहीं देते हैं, रूसो से दूर रखकर प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाता है। एक शब्द में कहें तो रूसो साहब चाहते थे कि जो हमारे समाज का बालक है वो नेचर में ज़्यादा जुड़ा रहे, प्राकृतिक जीवन जिए और वीआईपी जीवन व्यवस्था न जिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 देखिए। प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, वर्णन कीजिए। 2022 में पूछा ये प्रश्न। तो प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए? तो प्रकृतिवादी यानी कि नेचुरलिज्म वाले जो हैं विचारधारा के लोग विद्यार्थी को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। विद्यार्थी क्या है? पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम का निर्माण छात्र की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, स्वाभाविक क्रियाओं, व्यक्तिगत भिन्नताओं तथा मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, जिससे वह अपनी अभिरुचियों को स्वतंत्रतापूर्वक विकसित करके विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए मानव जीवन को पूर्णता के साथ जी सके। अतः प्रकृतिवादी शिक्षार्थी के अनुसार ही पाठ्यक्रम निर्माण पर बल देते हैं। ये क्या जाएगा? प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71 देखिए। आदर्शवादियों ने किन शिक्षण विधियों को महत्व दिया है? तो आदर्शवादियों ने किस शिक्षण विधि को महत्व दिया है, चलिए पढ़ते हैं। तो आदर्शवादियों का कहना है कि यदि हमारे लक्ष्य क्या हो, अस्पष्ट हो एवं निश्चित हो, तो हम बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षण विधि को खोज आसानी से कर सकते हैं। यानी कि आदर्शवादी जो चाहते हैं कि बालक का जो भी लक्ष्य है, ये मान लीजिए बच्चे का टारगेट है, अगर ये फिक्स है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, तो इसकी क्या योग्यता है यहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये टारगेट जब पता रहेगा तो इस बच्चे के अंदर कितनी योग्यता है इस टारगेट तक पहुँचने की, वो हम पता लगा देंगे। यही क्या कहते हैं? आदर्शवादी व्यक्ति कहते हैं। और कौन कौन से शिक्षण विधि? तो देखिए शिक्षण विधि, अब बताइए कि आदर्शवादियों ने कौन कौन से शिक्षण विधि को महत्व दिया है। तो इसलिए विभिन्न आदर्शवादी विचारधारा विचारक, आदर्शवादी विचारक क्या, आइडियलिज्म वाले जो फिलोसफर हैं, फिलोसफी वाले द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया गया। कौन कौन से शिक्षण विधि? तो देखिए आदर्शवादी में अरस्तु आते हैं, अ से आदर्शवादी, अ से अरस्तु। तो अरस्तु हो गए आगमन निगमन विधि। आगमन में क्या होता है? पहले उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। और निगमन में क्या चलते हैं? निगमन मतलब नियम, नियम से कहाँ चलते हैं? एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, ये विधि अरस्तु ने बताया था, उसके समर्थक थे। आदर्शवादी विचारधारक अरस्तु किसके समर्थक थे? आगमन और निगमन विधि के। सुकरात किसके? प्रश्नोत्तर विधि के। ये पूछता है प्रश्न बहुविकल्पी में। सुकरात किसके थे? प्रश्नोत्तर विधि के। पेस्टाल्जी, पेस्टाल्जी अभ्यास विधि, प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि, यानी कि पे से पेस्टाल्जी और पी से प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और एक्शन, पीटीए। यानी कि पेस्टाल्जी ने कौन कौन से शिक्षण विधि को वैल्यू दिया है? प्रैक्टिस, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, और एक्शन विधि यानी कि क्रिया विधि, या क्रिया विधि को कह सकते हैं मैकेनिज्म कह सकते हैं, तो पीटीएम कह सकते हैं एक तरह से। यानी कि पेस्टाल्जी ने कौन कौन सी शिक्षण विधि को बनाया था? तो पीटीएम में, याद रखेंगे पीटीएम। पी से प्रैक्टिस, टी से ट्रेनिंग, एम से मैकेनिज्म, यानी कि मैकेनिज्म का हिंदी होता है क्रिया विधि। तो क्रिया विधि,
तो पेस्टाल्जी ने पीटीएम शिक्षण विधि को अपनाया है। हर्बर्ट हर्बर्ट ने किसका निर्देशन, इंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है, निर्देशन इंस्ट्रक्शन विधि हर्बर्ट ने। और फ्राबेल ने खेल विधि, फ्राबेल ने कौन सी विधि, खेल विधि। छठवां हीगल, हीगल ने तर्क विधि, ठीक है। देखिए हीगल में लॉ आ रहा है तो हीगल मान लीजिए ऐसे होगा, हीगल, एक सेकेंड, मान लीजिए अगर हीगल है तो HIGAL हीगल है, तो एच में हीगल है तो हीगल हो जाएगा, और एल यानी कि हीगल ने कौन सी तर्क विधि, यानी कि एल से लॉजिक मेथड, तो क्या हो जाएगा, लॉजिक हो जाएगा, एल से लॉजिक, नाम में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है, समझ जाएंगे। प्लेटो, प्लेटो क्या है, संवाद विधि। प्लेटो ने संवाद विधि। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तब तक हमारे चैनल पे जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर दीजिए, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है एग्जाम का, PDF नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।